Assalamu alaikum everyone. I hope you are very well. So okay, let's start today's class. आज हम लोग SQL को स्टार्ट करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टूल है। SQL हमारे पास स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है और जिसमें हम लोग वर्किंग वगैरह करते हैं डेटाबेस को क्रिएट करते वक्त, यानी कि डेटाबेस वगैरह हमने क्रिएट कर ली है। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा मौजूद हो तो फिर उसको हम लोग डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाते हैं, यानी कि हर कंपनी हर इंस्टीट्यूट के अंदर ये डेटाबेस ज़रूर यूज़ होती हैं, यानी कि रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए SQL, MySQL, SQL वर्क बेंच है, ओरेकल है, हमारे पास PostgreSQL है, MongoDB है। ये सारे डिफरेंट वर्जन्स हैं जो एट द एंड कनेक्ट और क्रिएट करते हैं डेटाबेस को, जहाँ पे हमारा तमाम तर डेटा स्टोर होता है, जो सिक्योर भी होता है, जिसमें हम इजीली अपडेट वगैरह भी कर सकते हैं रिकॉर्ड को, बैकअप भी हम उस डेटा के लिए फिर क्रिएट करते हैं। और ओरेकल हमारे पास मोस्टली जो है वो आ जाती है क्लाउड बेस आ जाती है, लेकिन वो भी हमारे पास सिक्योरली मौजूद होती हैं। तो SQL या MySQL ये एक ही है, लेकिन बेसिकली MySQL हमारे पास आगे उसका एडिटर आ जाता है जिसके ऊपर फिर हम अपना काम वगैरह करते हैं, क्यूरीज लिखते हैं। जिस तरह हम लोगों ने एक्सेल के लिए क्या यूज़ किया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो भी चाहे 2016 का है, 14 का है, 21 का है, वो चाहे फिर गूगल शीट ही क्यों नहीं हो, तो वो हमारे पास एक इन्वायरमेंट होता है कि जो चीज़ हम जहाँ पर बैठ के सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कहाँ पे करना है, तो वो हमारे पास उसका एक इन्वायरमेंट होता है। तो उसको हम लोग एडिटर या IDE या IDLE भी कहते हैं। जिस तरह पाइथन के लिए हमने जुपिटर नोटबुक यूज़ की, तो वो बेसिकली हमारे पास उसका इन्वायरमेंट था कि वो कोड जो हमने लिखना है वो जुपिटर नोटबुक के अंदर लिखना है, या फिर उसके लिए गूगल कोलैब भी यूज़ कर सकते थे, VS कोड भी यूज़ कर सकते थे। तो ये डिफरेंट एडिटर्स हैं जिनके अंदर फिर हम लोग काम अपना टास्क परफॉर्म करते हैं और आउटपुट को गेट करते हैं। तो यहाँ पर MySQL सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन ही देख लेते हैं कि क्या है हमारे पास। तो MySQL हमारे पास एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको DBMS भी कहते हैं, यानी ये हमारे पूरे डेटा को ओवरऑल मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। SQL के अंदर या MySQL या कोई भी एडिटर इससे रिलेटेड है तो उसमें हर एक रिकॉर्ड एक अलग टेबल को क्रिएट करने के बाद इंसर्ट किया जाता है। जिस तरह मैंने एक एग्जांपल आई थिंक दी होगी कि हम लोग स्टूडेंट का रिकॉर्ड अगर क्रिएट करें तो उसमें स्टूडेंट्स, उनके रोल नंबर और उनके कोर्स एलोकेशन, उनके मार्क्स, उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है पर्सनल, उसका एक अलग टेबल क्रिएट होगा और उसमें वो तमाम तर रिकॉर्ड स्टोर किए जाएंगे। फिर उनके कोर्सेज का अलग टेबल क्रिएट होगा जिसमें उनको कौन कौन से कोर्स एलोकेट किए गए हैं, कौन सी क्लास से हैं, कौन से टीचर उनको पढ़ाएंगे, उसका एक अलग रिकॉर्ड क्रिएट किया जाएगा अलग टेबल के अंदर। फिर उनके टीचर्स का अलग रिकॉर्ड होगा, उनकी फ़ीस का अलग होगा, वो पास आउट हो गए हैं या नहीं हुए, तो इससे रिलेटेड उनका टर्म का या सेमेस्टर का जो भी ओवरऑल सिस्टम है उसका अलग टेबल क्रिएट होगा। और एट दी एंड फिर उसको मैनेज करने के लिए यही हमारे पास डेटाबेस कहलाती है, जो DBMS कहलाता है, जो उसको फिर ओवरऑल मैनेज करती है, यानी फिर वो कनेक्ट की जाती हैं कि अगर एक में से कोई रिकॉर्ड अपडेट किया जा रहा है तो उसी से रिलेटेड बाकी भी हम लोग अपडेट वगैरह करेंगे टेबल्स के अंदर। और हर एक टेबल के अंदर हमारे पास कोई ना तो कोई एक यूनिक कॉलम या प्राइमरी की, यहाँ पर हम लोग प्राइमरी की उसको कहेंगे। जिस तरह मैंने पाइथन और एक्सेल में बताया था, जिस तरह हमने पाइथन के अंदर जॉइंट्स मर्ज का मेथड यूज़ किया था, वो SQL के अंदर भी यूज़ होगा। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि हम जब भी दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को मिलाते हैं, मर्ज करते हैं या जॉइन करते हैं, तो वो किसी एक यूनिक कॉलम के बिहाफ पर करते हैं, तो वो यूनिक कॉलम SQL के अंदर प्राइमरी की कहलाता है। फिर हमारे पास SQL जो है वो ओपन सोर्स है, यानी फ्री है, हर एक के लिए अवेलेबल है। इसका जो एडिटर मोस्टली यूज़ होता है वो SQL माई वर्कबेंच के नाम का है, उसको भी आप इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल इस कोर्स के अंदर इस टूल का यूज़ जो हम करेंगे वो हमारे पास वेबसाइट है W3 स्कूल नाम की, उसके हम लोग एडिटर MySQL का यूज़ करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह करेंगे, कि जिसमें एट द एंड हमारे पास
इसकी भी कमांड होनी चाहिए, ग्रिप भी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कमांड भी होनी चाहिए और नॉलेज भी होना चाहिए कि हमें एसक्यूएल पे भी काम करना आता है। फिर ये बहुत स्मॉल और लार्ज एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ की जाती है। अब कुछ हम लोग वेबसाइट्स वगैरह देखते हैं तो वेबसाइट पे हमारे पास जो हम डेटा देखना चाहते हैं या कुछ भी, इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ वेबसाइट की, कि हमारा कोई पोर्टल क्रिएट किया गया है या फिर हमारे स्कूल से रिलेटेड वेबसाइट है, उस पर हमने अपनी इन्फॉर्मेशन लेनी है। जाहिर सी बात है हर एक स्टूडेंट को उसका एक्सेस दिया जाएगा यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ। तो जैसे हम वो एंटर करते हैं तो हमारा रिकॉर्ड कैसे हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लग जाता है। तो बैकएंड पे वो एसक्यूएल या फिर कोई डेटाबेस को कनेक्ट किया गया होता है, जिससे हमारी वो क्या करता है कि यूज़र नेम और पासवर्ड को जाकर मैच करता है। मैच हो गया तो फिर वो एक्सट्रैक्ट करेगा वहाँ से रिज़ल्ट को और हमें आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएगा। तो एप्लीकेशन हर वो चाहे छोटे स्केल के एप्लीकेशन है या फिर लार्ज एप्लीकेशन है, तो उस पर भी हमारे पास ये एसक्यूएल वर्क करती है। फास्ट है, रिलायबल है, स्केलेबल है और इजी टू यूज़ भी है, कि हमने इसमें सिर्फ कमांड्स क्यूरीज लिखनी है और उसी के बिहाफ पर हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले होगी। देन पहला जो इसका वर्जन रिलीज़ किया गया था वो 1995 में किया गया था और इसको ओरेकल कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाया गया है, डेवलप किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट यानी इसके भी डिफरेंट वर्जन्स टाइम टू टाइम अपडेशन के अकॉर्डिंग क्रिएट किए गए हैं। और जो भी काम वगैरह इसमें नया चेंजिंग्स वगैरह होती है वो ओरेकल कॉर्पोरेशन कंपनी है, वही ये काम करती है। तो ये माई एसक्यूएल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। उसमें हमारे पास डेटाबेस टेबल कैसे क्रिएट किए जाते हैं। बेसिकली ओवरऑल हमारे पास एक डेटाबेस पहले से ही क्रिएट होती है, हमने बस उसके अंदर टेबल्स क्रिएट करने के बाद काम वगैरह आगे शुरू करना होता है। तो आज की क्लास में हम एक टेबल भी क्रिएट करेंगे, उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स को भी इंसर्ट करके देखेंगे और फिर किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो भी काम हम लोग इस इंट्रोडक्शन के बाद देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो जानना ज़रूरी है कि ये चीज़ें हैं क्या और किस तरह से हमें हेल्प आउट करेंगी। तो टेबल ये तो चीज़ हमने पढ़ी है, जो टेबुलर डेटा होता है जिसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं वही टेबल होता है। तो उसमें डेटा एंट्रीज़ हमारे पास कहलाती हैं रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन, और जो कॉलम्स होते हैं उनको यहाँ पर हम लोग फील्ड भी कह सकते हैं। देन जो मोस्टली सबसे ज़्यादा हर एक के अंदर हमारे पास कमांड्स यूज़ होती हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। सेलेक्ट है कि जौन सा भी डेटा हमने डेटाबेस में से एक्सट्रैक्ट करना है वो सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हुए ही हम करते हैं। अपडेट करना है तो अपडेट की कमांड का यूज़ करेंगे, कोई डिलीट करना है, ड्रॉप करना है। अब यहाँ पे डिलीट और ड्रॉप में हमारे पास डिफरेंस है। डिलीट हम यूज़ करते हैं जो हमने स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना है, रिमूव करना है, और ड्रॉप जब हमने पूरा का पूरा कोई टेबल ख़त्म करना हो अपनी डेटाबेस में से तो फिर ड्रॉप का यूज़ करते हैं। इसी तरह इंसर्ट इनटू, क्रिएट टेबल, ऑल्टर एंड, और ये ऑपरेटर्स कंडीशंस के लिए वेयर क्लॉज यूज़ होंगी, हैविंग यूज़ होंगी, सारी चीज़ें हमारे पास एट दी एंड यूज़ होती हैं। सो एसक्यूएल वही है जो स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूँ कि DBMS भी इसको कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें ये माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, ये सारी चीज़ें, एसक्यूएल लाइट भी है, ये ज़रा थोड़ा सा लाइट वर्जन में आ जाती हैं। और इनका काम यही है हमारे पास स्टोर करना, रिट्रीव करना, मैनिपुलेट करना, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवाना, कंट्रोल करना कि किसको एक्सेस देना है और किसको नहीं देना, मेंटेन करना। एज अ डेटा एनालिस्ट हम इसमें यही देखेंगे कि किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है, किस तरह से क्यूरीज राइट की जाती हैं, कौन सा डाटा किस टाइम पे हमने कलेक्ट करना है, जॉइंट्स कैसे यूज़ करने हैं, सब क्यूरीज का यूज़ कैसे करना है जिसमें एग्जिस्ट भी कीवर्ड या फिर कमांड हमारे पास यूज़ होती है, डिलीट रिमूव किस तरह से करना है, ये चीज़ें हमने देखनी है। अदरवाइज़ एसक्यूएल में हमारे पास या माई एसक्यूएल के जो भी इसके और ओरेकल वर्जन्स हैं उसमें हमारे पास ये डेटा एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज़ होती हैं, जो ओवरऑल टोटली काम डेटा के साथ करते हैं। किसको कितना एक्सेस देना है, किसको कौन सी कमांड तक जो है वो एलोकेट करना है, किस पर्सन को वो डिलीट कर सकता है या नहीं कर सकता। अब जिस तरह मैं पोर्टल की ही अगर एग्जांपल दूँ तो उसमें से हम कोई भी चेंजिंग्स वगैरह नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें उसका एक्सेस नहीं दिया। तो वो एक्सेस हमें किसने नहीं दिया? वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, जिसने वो डेटाबेस क्रिएट की और उसमें सारी चीज़ें मेंटेन की, मैनिपुलेट की, कंट्रोल की, और हमें उसका एक्सेस उन्होंने नहीं दिया। सो डाटा क्यूरिंग, जब हम क्यूरी लिखते हैं और उसके बिहाफ पर जो रिट्रीव होता है डेटाबेस में से डेटा एज अ आउटपुट, वो हमारे पास सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए होता है। तो उसमें डाटा क्यूरी में ये भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है। तो जो कमांड हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए लिखते हैं वो फिर डेटाबेस में से उस डेटा को क्या करती हैं? रिट्रीव करती हैं। फिर
डेटा मैनिपुलेट लैंग्वेज बेसिकली टाइप भी हम लोग कह सकते हैं, जिसमें इंसर्ट, अपडेट और डिलीट आ जाती हैं। इंसर्ट यानी रिकॉर्ड्स को एंटर करना, अपडेट अपने टेबल को या रिकॉर्ड्स को ही किसी कंडीशन की बिहाफ पर चेंज करना, अपडेट करना, और डिलीट डेटा को रिकॉर्ड को रिमूव करने के लिए डिलीट यूज़ होती है। देन डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज, ये भी एक एसक्यूएल की टाइप है जिसमें क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप आ जाती है। अब नाम से ही जाहिर है डेटाबेस डेफिनेशन, जब हमने डेटाबेस को डिफाइन करना है कि इसके अंदर मैं टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, कौन सा टेबल है वो नाम मुझे बताना पड़ेगा, फिर उसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स होंगे, उसकी क्या डेटा टाइप्स होंगी, क्या एट्रीब्यूट्स होंगी, कोई मुझे लिमिटेशन या कंस्ट्रेंट्स तो नहीं लगाने। फिर ऑल्टर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है कि अगर मुझे अपने टेबल को क्या करना है, चेंज करना है, उसके अंदर कोई नया कॉलम ऐड करना है तो वो ऑल्टर की कमांड यूज़ होती है, और पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट करना है तो वो ड्रॉप का यूज़ करेंगे। अब ये वाला जो अगला पार्ट है ये हमारे पास आ जाता है डेटा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, लेकिन एज अ इंफॉर्मेशन हम इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के डेटा को हमने कंट्रोल करना है कि कितनी हद तक डेटा जो है वो यूज़र तक पहुंचना चाहिए, यूज़र को डिस्प्ले होना चाहिए, या फिर उस पर यूज़र की कितनी कमांड होनी चाहिए। अब ये तो नहीं है कि हर एक यूज़र या फिर पर्सन को हम एक्सेस दे दें कि आप डेटा में से चेंजिंग्स कर सकते हो, वो तो फिर क्या है, डेटा लॉस का भी हमारे पास खदशा हो सकता है, या फिर डेटा डिलीट कर सकते हो। तो उसके लिए ये परमिशंस वगैरह मैनेज करते हैं कि इतनी हद तक हमने जो है वो दूसरे पर्सनस को जो उस इंडस्ट्री या फिर इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर रहे हैं उनको कितनी हमने एक्सेस देना है, और जो हमारे यूज़र्स हैं उनको कितना एक्सेस देना है। और ट्रांजैक्शन कंट्रोल में भी हमारे पास आ जाती है इसकी एक टाइप कि कोई भी चीज़ अगर हमने सेंड करनी है, ट्रांजैक्शंस वगैरह करनी है, तो वो भी उसकी भी चेंजिंग्स ओवरऑल हमारे पास परमानेंटली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में आ जाता है। जिस तरह हमारे पास हम लोग किसी को अगर पैसे वगैरह सेंड करते हैं तो जैज़ कैश की ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर हमारी जैज़ कैश ऐप जो है वो वर्किंग वगैरह नहीं कर रही है, कोई इशू के बायस पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो पाते, लेकिन हमें मैसेज आ जाता है कि आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है, लेकिन नेक्स्ट पर्सन कह रहे हैं कि मुझे आपके पैसे नहीं पहुंचे, तो फिर क्या है, वहाँ पर भी हमारे पास यही, क्योंकि वहाँ पर भी बैकएंड पे डेटाबेसेस यूज़ हुई हैं, तो फिर वहाँ पे क्या है, वो हमारे क्या कर देते हैं, रोल बैक, यानी कि वापस हमारे पैसे क्या है हमारे बैंक में दोबारा से ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, हमारे अकाउंट में। तो उसका भी हमें नोटिफिकेशन आ जाता है। तो वो भी बेसिकली यही हमारे पास ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज की ही टाइप वहाँ पर वर्क करती हैं। उसके बाद एडवांस फीचर्स में हम यही जॉइंट्स वगैरह ही देखेंगे, और जो मैंने चीज़ें वगैरह बताई हैं। डेटा टाइप्स कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रेंट्स लगाने हो वो कैसे लगाएंगे, तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सो एसक्यूएल से ही रिलेटेड एक जो टर्म हमारे पास यहाँ पे क्रूड नाम की यूज़ होती है, जो आई थिंक हमने पाइथन में भी यूज़ की थी, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो एज अ डेटा एनालिस्ट यही चीज़ें हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे कि किस तरह से हम कोई चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। कोई चीज़ से मुराद है कि टेबल को, और फिर रीड कैसे करेंगे। रीड मतलब सिर्फ सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हुए अपने रिकॉर्ड्स को फेच करना, एक्सट्रैक्ट करना, उनको सिर्फ पढ़ना, उनमें भी कोई चेंजिंग्स वगैरह नहीं करना क्योंकि वो अपडेट में आ जाएंगी, और फिर डिलीट करना। तो ये हमारे पास आज का जो है वो छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन था। इसके लिए जो हम लोग एडिटर यूज़ कर सकते हैं वो स्टार्टिंग में भी मैं बता चुका हूँ, दोबारा से एक बार बता देता हूँ कि उसमें हम लोग यूज़ करेंगे MySQL वेबसाइट W3 Schools के नाम से। वहाँ पर हम लोग MySQL का ही एडिटर यूज़ करेंगे, जो कि बहुत हमारे लिए पावरफुल और हेल्पफुल हैं। वहाँ पे पहले से ही डेटाज भी हमारे लिए मौजूद हैं एज अ प्रैक्टिस के तौर पर, क्योंकि एज अ एनालिस्ट हम अपनी डेटाबेस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी हम किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो वो उन्हीं की डेटाबेस हमें दी गई होती है, यानी उसका एक्सेस दिया गया होता है। तो उसी पे हम लोग वर्किंग वगैरह करते हैं, उसी से हम लोग फिर कोई रिपोर्ट्स वगैरह या उसी से डेटा हम लोग अपनी एक्सेल वगैरह में भी गेट करके रिपोर्ट्स वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो हम लोग अपनी एसक्यूएल के ऊपर भी हमारे पास एक जो है वो ग्रिप होनी चाहिए, स्किल्स हमारे पास
मौजूद होनी चाहिए। ओके, ये है हमारे पास यहाँ पर जो मैंने अभी आपके साथ वेबसाइट का नाम शेयर किया है। यहाँ पर हमारे पास एक होते हैं कमेंट, ठीक है। ये हमारे पास डबल, जैसे ही हम यहाँ पर डबल हाइफन लगाते हैं तो ये एसक्यूएल के अंदर कमेंट कहलाते हैं, ठीक है। कमेंट, जिस तरह अगर मैं पाइथन की एग्जांपल दूँ तो उसमें हमारे पास हैश था, हैश कमेंट कहलाता था। तो यहाँ पर भी ये हमारे पास हाइफन जो है वो कमेंट कहलाता है। तो इसमें हम लोग अभी सिर्फ अपना टेबल क्रिएट करके देखते हैं कि टेबल को क्रिएट कैसे किया जाता है। यहाँ पे बहुत सिंपल है। एसक्यूएल के अंदर हम लोग स्मॉल लेटर्स में भी इसके कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह क्रिएट है, सेलेक्ट है, जॉइन का यूज़ करेंगे, एग्जिस्ट, जो भी इसके अंदर फंक्शंस यूज़ होते हैं। और कैपिटल वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, जिस तरह सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है क्रिएट, तो ये मेरे पास ब्लू कलर का, यानी कि ये इसके अंदर यूज़ होने वाला क्या है, मेरे पास कमांड है, स्टेटमेंट है, फंक्शन है। और उसके बाद यहाँ पर आगे मैंने बता दिया टेबल। तो बेसिकली ये मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर दिया कि टेबल को क्रिएट करना है। अब कौन सा टेबल क्रिएट करना है, किस नाम का टेबल क्रिएट करना है, वो यहाँ पे आगे मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे मैंने बता दिया स्टूडेंट, टेबल नेम हमने फिर आगे बता दिया स्टूडेंट का। अच्छा, अब स्टूडेंट नाम का टेबल तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, लेकिन उस टेबल के अंदर हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स होनी चाहिए, जिसके अंदर फिर हम रिकॉर्ड्स क्रिएट करेंगे, यानी कॉलम नेम कौन कौन से होने चाहिए, तो वो हम यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर बता दिया मैंने कॉलम नेम 1 बता दिए। यहाँ पे मैंने std_id, यहाँ पर मैंने std_id बता दिया कि स्टूडेंट की जो आईडी है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने बताना है कि इस स्टूडेंट की आईडी की डेटा टाइप क्या होगी, क्योंकि डेटा टाइप ज़रूर होती है। जिस तरह हमने फर्स्ट डे से पढ़ा कि पाइथन के अंदर भी हमने पढ़ा, वो ओवरऑल यहाँ पे भी हमारे पास डेटा टाइप्स यूज़ होंगी कि न्यूमेरिक डेटा टाइप होती हैं, हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप होती हैं, हमारे पास बूलियन डेटा टाइप होती हैं, फ्लोट डेटा टाइप होती है। तो एसक्यूएल के अंदर हमारे पास इंट ही डेटा टाइप यहाँ पर यूज़ होती है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है int इंट। अब इंट स्मॉल में लिख लें या कैपिटल में लिख लें, यहाँ पे चलें int इंट। यहाँ पे मैंने बता दिया इंट डेटा टाइप होनी चाहिए। अब उसके अंदर मैं यहाँ पर बता भी सकता हूँ कि कितने मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट की आईडी में होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ 5, अदरवाइज़ आई थिंक इसकी ज़रूरत भी नहीं होगी। लेकिन आगे, अब मैंने जिस तरह के स्टार्टिंग में बताया है कि हर टेबल में कोई ना तो कोई एक यूनिक कॉलम यानी प्राइमरी की होना चाहिए, तो इसी कॉलम को मुझे प्राइमरी की भी बनाना है, क्योंकि स्टूडेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी आईडी ये हमारे पास यूनिक ही होती हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लिख दूँगा प्राइमरी। यहाँ पर मैंने लिख दिया प्राइमरी की कि ये मेरे पास क्या होनी चाहिए, प्राइमरी की होनी चाहिए। उसके बाद कॉमा, नेक्स्ट। अब सेकंड कॉलम यहाँ पर मैंने बता दिया नेम। अब नेम हमारे पास होता है स्ट्रिंग में, लेकिन एसक्यूएल के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग नहीं चलती, बल्कि एसक्यूएल के अंदर हमारे पास दो तरह की स्ट्रिंग बेस्ड डेटा टाइप्स चलती हैं, एक है चार और एक है var4। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक है हमारे पास char 4। अब ये जो 4 हमारे पास डेटा टाइप है ये बेसिकली फिक्स्ड होती है, यानी कि मेमोरी के अंदर ये क्या करेगी, फिक्स्ड स्पेस लेगी। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे अगर लिख दिया 4 और इसकी पैरेंथेसिस में मैंने लिख दिया 20 कि नाम वाले कॉलम के अंदर मैक्सिमम 20 करैक्टर्स की ही होनी चाहिए। 20 से अगर ज़्यादा होंगे तो वो मुझे एक तो एरर दे देगा, लेकिन 20 तो होते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल एक नाम आया है अली, तो अली के तो सिर्फ 3 करैक्टर है, तो बाकी की जो 17 करैक्टर्स की स्पेसेस होंगी वो मेमोरी में इसी तरह फ्री चली जाएंगी, तो वो तो क्या हो जाएंगी, फिर ज़ाया हो जाएंगी। तो इसके लिए हम फिर यहाँ पर var4 यूज़ करते हैं डेटा टाइप।
वॉर चार, जो कि फिक्स नहीं होती, जो नंबर्स के अकॉर्डिंग या फिर उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग ही क्या करती है, मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो इसलिए यहाँ पर हम लेंगे वॉर चार, और इसकी हम पैरेंथेसिस में बताना भी पड़ेगा कि कितने, तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम 10 बता देता हूँ। अगर 10 ना भी हुए तो बाकी की जो स्पेसिंग बच जाएगी वो क्या करेगा, वो बाकी चीज़ों के लिए रख देगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो मैंने अब कंस्ट्रेंट्स आपको बताए थे या लिमिटेशंस बताई थी कि वो भी हम लोग साथ साथ बता सकते हैं, तो वो बेसिकली यही है कंस्ट्रेंट्स या लिमिटेशन, कि क्या प्राइमरी की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अब मैं एक और कंस्ट्रेंट बता देता हूँ कि नॉट नल, कि यानी कि जो ये नाम वाला कॉलम है ये क्या नहीं होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये एक क्या बता दिया, इसको कंस्ट्रेंट यहाँ पर बता दिया। चलो वो उसको कर लेगा। देन नेक्स्ट यहाँ पर मैंने बता दिया, चलिए क्लास ले लेते हैं, और क्लास चूँकि इंटीजर ही होती है। उसके बाद यहाँ पर हम फ़ोन नंबर ले लेते हैं, और फ़ोन नंबर यहाँ पर मैं वॉर चार में लूँगा, और मैक्सिमम यहाँ पे मैं 15 बता देता हूँ। देन यहाँ पे भी मैं इसका बता मेरी देता हूँ कि ये क्लास के क्या अंदर होना जो है वो चाहिए, आईएनटी जो आपने लिया है, इसके अंदर यूनिक हम इसकी होना लेंथ नहीं चाहिए। बताएंगे सर? अपना माइक काइंडली ऑफ कर दें। सो यहाँ पे मैंने बता दिया कि क्या होने चाहिए मेरे पास, यूनिक होने चाहिए फ़ोन नंबर्स, यानी कि सेम नहीं किसी के भी होने चाहिए। चलें बस मेरे पास इतना ही, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक टेबल क्रिएट करना है, उसके अंदर मेरे पास इतना ही रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर ये मैंने साथ में कंस्ट्रेंट्स भी बता दिए, लिमिटेशंस बता दी कि ये चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। सर एक सवाल था इसके अंदर, ये जो आपने क्लास लिया है और इसको इंटीजर में डिफाइन किया, इसकी हम ब्रैकेट में लेंथ नहीं बताएंगे क्या? आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे प्रॉपर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो भी ये क्लास बनाया है जिसको आपने इंटीजर डिफाइन किया है, तो इंटीजर के अंदर हम ब्रैकेट में इसकी लेंथ को नहीं डिफाइन करेंगे? मैंने कहा है उसकी ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी हमें। यहाँ पर एक में मैंने स्टार्ट में जब लगाया है तो तब भी मैंने बताया है कि इसकी में भी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन इसको हम इतना रन करके देखते हैं कि क्या हमें कोई एरर वगैरह तो वो नहीं देगा कि नहीं ये आपके पास होना ही चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो मुझे क्या कह रहा है कि आपके पास सिर्फ रीड करने की ही ऑप्शन है, यानी कि मैं यहाँ पर इस टेबल को क्रिएट नहीं कर सकता। तो हम कोई और एसक्यूएल एडिटर भी यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, ये एक प्रोग्रामिस का एसक्यूएल है एडिटर, यहाँ पर हम अपने टेबल को क्रिएट भी कर सकते हैं। या फिर एक एसक्यूएल लाइट ऑनलाइन है, इस पे भी हम ये काम कर सकते हैं। चलें फ़िलहाल चूँकि क्रिएट करके भी हमने देखना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये एसक्यूएल को रन करेंगे तो देखें यहाँ पर हमें उसने क्या आउटपुट दे दी है कि एसक्यूएल क्यूरी आपकी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोग्रामिस का यहाँ पर एडिटर है, इसमें जब हम टेबल को क्रिएट करेंगे और फिर अपना काम वगैरह करने के बाद इस वेबसाइट को बंद कर देंगे, दोबारा से ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्रिएट किया हुआ टेबल मौजूद नहीं होगा। लेकिन एज़ जो है वो जिस तरह के मैंने बताया कि प्रैक्टिस के तौर पर तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, ये देखें फिर अवेलेबल टेबल्स में उसने स्टूडेंट नाम का टेबल मेरा क्रिएट कर दिया है, और अभी एम्प्टी है क्योंकि मैंने अभी कोई रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट नहीं किया। तो ये मेथड यहाँ पर हमारे पास कहलाता है कि जब हमने अपने टेबल को क्रिएट करना हो तो उसमें किस तरह से हम लोग लिखते हैं कि टेबल को कैसे क्रिएट करना है, क्या नाम होना चाहिए, फिर किस तरह से हम उसके अंदर कॉलम्स नेम को डिफ़ाइन करते हैं, प्लस किस तरह से कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर यूज़ होती हैं।
सो क्लियर, यहाँ पर ये मेरे पास टेबल क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर हम रिकॉर्ड्स को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड यूज़ होती है वो है दैट इज़ इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू के बाद आगे मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा टेबल नेम। तो कौन सा टेबल नेम है, यहाँ पर मेरे पास जौन सा टेबल नेम होगा वही टेबल नेम यहाँ पर लिखना है। तो मैंने यहाँ पर बता दिया स्टूडेंट्स टेबल नेम। फिर इसके पैरेंथेसिस में मुझे बताना पड़ेगा कि कौन कौन से कॉलम नेम्स हैं। तो वो कॉलम नेम्स मुझे यहाँ पर डिफ़ाइन करने पड़ेंगे कि ये कॉलम नेम्स है और उसके अंदर रिकॉर्ड को क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो कॉलम नेम मैं यहाँ पर बता दूँगा std_id, ये मेरे पास एक कॉलम नेम है। देन नेम है क्लास एंड लास्ट वन फ़ोन नंबर। और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यूज़, और वन बाय वन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे। पहली वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट आईडी जो कि मैंने इंटीजर बताई थी और एम्प्टी भी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1। नाम यहाँ पर डबल या सिंगल कोट्स में हम लिख देंगे, मैंने लिख दिया अली। क्लास हमने इंटीजर बताई थी, तो चलें इंटीजर बताई थी तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 12 लिख देते हैं क्लास। और फ़ोन नंबर मैंने वॉर्ड 4 में क्यों बताया था, कोई बता सकता है वॉर्ड 4 में क्यों मैंने फ़ोन नंबर की डेटा टाइप रखी थी? क्योंकि फ़ोन नंबर में मेरे पास स्पेस भी आ सकती थी और फिर मेरे पास उसमें कोई स्पेशल करैक्टर जिस तरह हाइफन हम लोग समटाइम्स लगाते हैं, तो फ़ोन नंबर में हमारे पास वो भी आ सकता था। इसी वजह से मैंने क्या किया है, फ़ोन नंबर की जो डेटा टाइप थी वो वॉर्ड 4 में रखी थी। तो इसलिए जाहिर सी बात है फिर हम यहाँ पर बताएंगे। सो ओके, अगर आगे मल्टीपल्स रिकॉर्ड हैं तो देन हम यहाँ पर दोबारा से कॉमा लगाने के बाद दोबारा से ब्रैकेट, वैल्यूज़ एक ही दफ़ा लिखना है लेकिन कॉमाज लगाने के बाद हम यहाँ पर दोबारा से बताएंगे। ओके, यहाँ पर ये मेरे पास लास्ट रिकॉर्ड था और उसके बाद हम यहाँ पर फिर सेमी कॉलन भी लगाएंगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये देखें आउटपुट में देखें हमारे पास यहाँ पर किसी भी तरह का एरर नहीं आया, उसने कह दिया सक्सेसफुली रन हो गई है ये क्यूरी। तो अब हम अपने टेबल में यहाँ पर देखें तो मेरे पास 1 2 3 अली रेहान जो भी मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड को इंसर्ट किया था वो तमाम तर मेरे पास यहाँ पर रिकॉर्ड्स क्या हो गए हैं, एंटर हो गए हैं। ओके, एक बार इसको भी हम रन करते हैं। तो चलें इस क्यूरी को भी रन करते हैं। तो देखें यहाँ पर मेरे पास एक तो आउटपुट क्या आई है, एरर आ गया है, यूनिक कंस्ट्रेंट फेल्ड, और आगे वो बता भी रहा है कि किस में मोस्टली एरर आया है, स्टूडेंट आईडी में। स्टूडेंट आईडी की जब हमने यहाँ पर डेटा टाइप की थी डिफ़ाइन, तो क्या थी डेटा टाइप मेरे पास, प्राइमरी की होनी चाहिए। तो प्राइमरी का मतलब ये भी है कि यूनिक होनी चाहिए। तो प्राइमरी की या यूनिक कॉलम में कभी भी हमारे पास जो वैल्यू है वो डुप्लीकेट नहीं आती। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4। तो इसको हम रन करते हैं। तो ओके, ये हमारे पास यहाँ पर रन हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे पास एसक्यूएल के अंदर टेबल क्रिएट करना, फिर उसके अंदर रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना,
फिर किस तरह से कंस्ट्रेंट्स या लिमिटेशंस को बाउंड करते हैं, कहाँ पे हमने किस टेबल को हमने प्राइमरी की या यूनिक की आइडेंटिफाई करना है, तो वो काम भी हम लोग यहीं पर करते हैं एसक्यूएल के अंदर। नहीं, मैक्सिमम तो ठीक है, लेकिन नहीं, वॉर में क्या होता है कि अगर हमने एक लिमिटेशन लगा भी दी है और अगर हम उससे ज़्यादा भी वैल्यूज़ वगैरह ऐड कर रहे हैं, तो वॉर के डेटा टाइप में वो हमारे पास वैल्यूज़ ऐड हो जाती हैं, ठीक है। और सेकेंड वॉर में यही बताया कि अगर हम उससे कम भी लेंथ दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, बाकी की जो स्पेस थी वो उसको परमानेंटली ऑक्यूपाई नहीं करेगा मेमोरी में, बल्कि वो किसी दूसरी वैल्यू या किसी दूसरे रिकॉर्ड के लिए क्या करेगा, शेयर कर देगा। और थर्ड ये था कि वॉर में हमारे पास स्पेस भी आ जाती है, हमारे पास स्पेशल करैक्टर्स भी आ जाते हैं। ओके, जिस तरह पाइथन में हम लोगों ने देखा था कि जब हमने डेट वाला कॉलम क्रिएट किया और उसके अंदर एक वैल्यू रखी तो हमने डबल कोट्स का यूज़ किया था, क्योंकि उसमें हाइफन या फिर बैकस्लैश हमारे पास स्पेशल करैक्टर्स आ गए थे। और उसकी डाटा टाइप भी हमारे पास फिर क्या आ रही थी, स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट आ रही थी। तो वो तो बाद में हमने उसको फिर कन्वर्ट किया था डेट टाइम के अंदर। ओके, so okay, is it clear? देन नेक्स्ट है कि यहाँ पर तो ये रिकॉर्ड्स हमने ठीक है इंसर्ट कर लिए, लेकिन अगर हमें आउटपुट में यहाँ पर रिकॉर्ड्स चाहिए, आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए अभी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अपनी सेलेक्ट कमांड का। कमांड भी कह सकते हैं या फिर स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। कमांड तो ओके, यहाँ पर मैंने लिख दिया सेलेक्ट। जिस तरह के मैंने बताया केस सेंसिटिव है, स्मॉल में भी सेलेक्ट लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया सेलेक्ट। अब सेलेक्ट क्या करना है वो यहाँ पर मैं बताऊँगा। अगर तो मुझे सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम्स ही अपने टेबल में से सेलेक्ट करने हैं तो फिर यहाँ पर मैं कॉलम्स का नाम लिखूँगा। जिस तरह मैंने कॉलम नेम लिख दिया कि मुझे सिर्फ चाहिए स्टूडेंट अंडरस्कोर ID, कोमा, और मुझे चाहिए उनका नेम। तो फिर मैं यहाँ पर कॉलम के नेम लिखूँगा 1 बाय 1। उसके बाद फ्रॉम कहाँ से, तो आगे मैं यहाँ पर बताऊँगा स्टूडेंट वाले टेबल में से मुझे चाहिए। तो ये हमारे पास छोटी सी कमांड यूज़ होती है या क्यूरी यूज़ होती है जब हमने रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना हो अपने टेबल में से। तो देखें यहाँ पर मेरे पास वही 2 कॉलम्स जो मैंने यहाँ पर बताए थे, और कौन से टेबल में से, वही मेरे पास यहाँ पर रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं किसी कॉलम का नेम गलत लिख देता हूँ, क्योंकि एन तो हमारे पास किस में था, स्मॉल में था, लेकिन यहाँ पे तो इसने चले रिट्रीव कर दिया है, अदरवाइज़ यहाँ पर हमारे पास एरर आ जाता है। अगर हम कोई यहाँ पर कोई भी नाम गलत अगर हम लिख दें तो मोस्टली उसका हमारे पास यहाँ पर एरर आ जाता है। और अगर हमें तमाम पूरा का पूरा टेबल एज इट इज़ विद ऑल कॉलम्स और ऑल रिकॉर्ड्स हमें चाहिए, तो फिर यहाँ पर हम स्टैरिक का भी यूज़ कर सकते हैं। स्टैरिक या एस्ट्रिक वो भी काम यही करता है कि उस टेबल में से तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स विद ऑल फील्ड्स हमें वो आउटपुट में डिस्प्ले करवाता है। तो ये हमारे पास यूज़ होता ही है सेलेक्ट स्टेटमेंट। देन
एक और हमारे पास यहाँ पर कमांड यूज़ होती है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट नहीं, डिस्टिनिक, इसका भी हम यूज़ देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिख दिया सेलेक्ट डिस्टिनिक, उसके बाद यूनिक, अगर हम यहाँ पे एस्ट्रिक बताएं फ्रॉम, ठीक है। ये जो हमारे पास कमांड यूज़ होती है वो यूनिक रिकॉर्ड्स को या यूनिक वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम सेलेक्ट डिस्टिनिक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कोई कॉलम नेम भी देना चाहूँ कि मुझे स्टूडेंट आईडी की बेस पर यूनिक देने हैं रिकॉर्ड्स, तो वो तो ओवरऑल मेरे पास पूरे के पूरे यूनिक ही हैं। चलिए यहाँ पर अगर हम किसी और टेबल में देखें, अच्छा ये यहाँ पर हमारे पास एक कंट्री है, कस्टमर्स वाले टेबल में एक हमारे पास यहाँ पर कंट्री है। तो उसमें से अगर मुझे यूनिक रिकॉर्ड चाहिए तो ये देखें यूएसए, यूके, यूएई। हालांकि यहाँ पर देखें तो यूएसए यूके 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, लेकिन उसने मुझे आउटपुट में यहाँ पे 1 टाइम्स दिया कि यानी कि ये नाम एक बार तो मेरे डेटा के अंदर मौजूद है। तो यूनिक वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए या एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम सेलेक्ट डिस्टिनिक का यूज़ करते हैं। ओके, सो इज़ इट क्लियर? जिसमें हमने इसके एसक्यूएल के इंट्रोडक्शन से लेकर हमने एसक्यूएल क्या है, क्या होती है, माई एसक्यूएल क्या है, बेसिकली एक ही है लेकिन नाम थोड़े से डिफरेंट है, और एडिटर्स कौन कौन से इनके लिए यूज़ हम कर सकते हैं, फिर कब ये हमारे पास किस किस पर्पस के लिए यूज़ होती हैं, इसकी हमने टाइप्स भी देख ली, कौन कौन सी मोस्टली कमांड्स इसके अंदर या क्यूरीज यूज़ होती हैं वो भी हम लोगों ने पढ़ ली, देख ली, और फिर किस तरह से टेबल क्रिएट किया जाता है डेटाबेस के अंदर। तो बेसिकली वो डेटाबेस पहले से ही एक क्रिएट हुई हुई थी, हमने बस उसके अंदर एक टेबल क्रिएट करना है। तो वो हमने टेबल क्रिएट किया, जिसके लिए क्रिएट कमांड यूज़ होते हैं, आगे टेबल हम बताते हैं, फिर टेबल नेम बताते हैं, और फिर उसके अंदर हम उन कॉलम्स के नाम बताते हैं, जो जाहिर सी बात है उन्हीं कॉलम्स के मुताबिक फिर हम वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं। साथ में डेटा टाइप्स बताई, साथ में हमने कंस्ट्रेंट्स बता दिए कि कौन सा नल होना चाहिए या नल नहीं होनी चाहिए वैल्यू, तो वो भी हमने साथ में यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स बताए थे। एक का हमने नल भी आई थिंक बताया था कि नाम हमने यहाँ पर नल बताया था। तो चलें यहाँ पर देखते हैं कि क्या वो यहाँ पर ये नेम मैंने एम्प्टी बता दिया, और यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर बता देता हूँ। सो कि यहाँ पर ये भी हमारे पास रन हो चुकी है। अदरवाइज़ जो हमने कंस्ट्रेंट्स लगाए होते हैं, अब चूँकि ये हम लोग क्लाउड बेस्ड किसी और जो है वो वेबसाइट पे यूज़ कर रहे हैं, तो मे बी वहाँ पर हमारे पास इस तरह का कोई भी एरर वगैरह ना आए, लेकिन जब हम ओरिजिनली अपनी डेटाबेस के ऊपर वर्क करते हैं तो फिर वहाँ पर ये जो हमने कंस्ट्रेंट्स लगाए होते हैं वो डेफिनेटली वर्क करते ही करते हैं कि आपने कहा है ये कॉलम या ये वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, तो वो उसका फिर एरर आ जाता है। जैसे मैंने स्टूडेंट आईडी जब डुप्लिकेट एंटर की थी तो उसने क्या कह दिया था कि यहाँ पर आप यूनिक वैल्यूज़ का आपके पास कंस्ट्रेंट लगा है, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होनी चाहिए, यूनिक ही होनी चाहिए।
सो ओके, क्लियर है यहाँ तक? आपने जो लास्ट क्लास है ना वो आप देख लें, मैंने उसमें बता दिया हुआ है, ठीक है। एक्सेल के बारे में मैंने उसमें बता दिया है। तो लास्ट क्लास जो एक्सेल का था उसमें या तो फिर आपने देखी नहीं होगी मे बी, और इसलिए फिर आप ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वो लास्ट क्लास ही आप ज़रूर देखिएगा, आपको वहीं पे आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ एसक्यूएल से रिलेटेड कोई यहाँ पर है तो क्वेश्चन मुझे बता दें। करेंगे तो मैंने क्या कहा था, मैं कर दूंगा जब वो बन जाएगी, वो वीडियो जो है वो लेक्चर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी क्यों टेंशन ले रहे हैं, मुझे भी पता है कि मैंने ये चीज़ आपको सेंड करनी है रिकॉर्ड करने के बाद। थोड़े से जो है वो आप सबके लिए ही है ये, कि थोड़ा सा अपने अंदर जो है वो पेशेंस रख लिया करें। अदरवाइज़ नो इशू, आपके साथ वो मैं सेंड कर दूंगा। सो ओके, यहाँ तक क्लियर है एसक्यूएल का जो आज क्लास में हम लोगों ने पार्ट डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो फिर हम आगे कंडीशन कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उनके अंदर ऑपरेटर्स कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर जॉइंट्स के किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि जॉइंट अब एसक्यूएल के अंदर स्पेशली यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। एक्चुअल रिकॉर्ड को कंप्लीट रिकॉर्ड या आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास जॉइंट्स का यूज़ लाजमी है। ओके क्लास, देन आज की हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। आपके साथ जो लेक्चर्स वगैरह रह गए हैं, कुछ मेकअप है वो भी आपके साथ डिस्कस कर ली जाएंगी, और जो लेक्चर है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर हेयरिंग। अल्लाह हाफिज़।